रे डायग्राम के लिए किसी भी पॉइंट में किसी भी पॉइंट सोर्स का अगर इमेज बनाना चाह रहे हैं तो जहां पे एटलीस्ट 2 रेज कट करेंगी वो हमारे पास पॉइंट आएगा। पॉइंट को हम लोग लोकेट कैसे करते हैं, जहां पे 2 लाइंस कट करती हैं और लाइट ट्रेवलिंग डायरेक्शन हम लोग रे जिसे कह रहे हैं वो स्ट्रेट लाइंस है। तो जहां पे अगर हम लोग को 2 लाइंस 2 रेज कट करती हुई अपियर होंगी या अपियर हो रही होंगी वहां पे, तो हम लोग उस पॉइंट को इमेज पोजीशन कहेंगे। तो एटलीस्ट हमें 2 रेज की जरूरत पड़ेगी इमेज बनाने के लिए, और ये 2 रेज आपके लिए बहुत आसानी से मिल जाएंगी। आप अगर इसमें इमेज के कुछ रूल्स जानते हो रिफ्लेक्शन में, पहली चीज तो आपको ये अच्छे से मालूम है कि अगर पैरेलल लाइन आ रही है, पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास होगी। एक रे के बारे में हमें ये मालूम है। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल से कह सकते हैं कि अगर फोकस से जाएगी तो आफ्टर इंटरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। हम लोग ये भी जानते हैं कि नॉर्मल की डायरेक्शन में अगर जा रही होगी अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वापस लौट आएगी विदाउट डेविएशन। ठीक है, हम लोग इस रे के बारे में भी जानते हैं। इसके अलावा हम लोगों को ये मालूम है कि अगर कोई भी लाइट की रे पोल से जितने एंगल पे, प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल पे पोल पे इंसिडेंट होगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस लाइन विल बी द नॉर्मल लाइन। ठीक है, हम लोग इतनी डायरेक्शंस के बारे में अच्छे से जानते हैं, और अगर इनमें से 2 लाइंस भी अगर हमें मिल जाएंगी तो हम लोग इमेज ट्रेस कर लेंगे। और इमेज ट्रेसिंग आपके लिए ऐसा कंपल्सन नहीं होता है आपके ऑप्टिक्स में, लेकिन अगर हमें इमेज के विजुलाइजेशन के बारे में मालूम है, थोड़ा सा विजुलाइज कर पाए कि इमेज कैसा होगा, कहाँ बनेगा, तो क्वेश्चंस गलत होने के चांस कम हो जाते हैं, प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है, और आपको स्टेटमेंट कम से कम याद रखने पड़ते हैं। अदरवाइज क्या है कि आप हर एक के इमेज नेचर को अलग अलग याद करोगे, वो आपके लिए अननेसरी मेमोरी में जाएगी चीज़ें। आप वो उन चीज़ों को करें कि आपके पास रूल मालूम है रिफ्लेक्शन के, 2 रेज या 3 रेज के प्रॉपर्टीज जानते हो, इमेज आप तुरंत बना लोगे, आप इमेज के नेचर के बारे में भी बतला दोगे। राइट, तो यहां पे देखते हैं इमेज कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं। आप कुछ चीजें और भी जानते हो कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख दें, ठीक है, कुछ यहां पे एक्सट्रीम पॉइंट देखें, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रख दे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रख दें, बहुत दूर रख दें, तो इमेज फोकस पे बनेगा। या फोकस पे रखा हो पॉइंट ऑब्जेक्ट तो लाइट के रे इनफाइनाइट पे जाके मीट करेंगे। ठीक है, तो अब ये हम लोग कोई भी 4 सिचुएशंस यहां पे देखते हैं। सपोज मैंने ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पे डिनोट कैसे करते हैं कि ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिस्टेंस, दिस इज यू। ठीक है, ये यू, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है यहां से यहां तक पोल से, ये हमारे पास होती है कैपिटल आर। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है स्मॉल एफ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, तो रे ट्रैवलिंग डायरेक्शन के बारे में भी हम लोग कह सकते हैं कि रे ट्रैवलिंग डायरेक्शन इज दिस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायरेक्शन होगी दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, हमारे पास ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये पोल है, तो पोल से डिस्टेंस मेजर की जाती है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन तक आने में यहां से हमें ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है अगर, तो हमें चलना कैसे पड़ा, अपोजिट टू द रे ट्रैवलिंग डायरेक्शन, तो यू साइन विल बी नेगेटिव। तो यू का साइन यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, यू साइन विल बी नेगेटिव। इसके बाद आप यहां देखना, आर के लिए हमें ऐसे जाना पड़ेगा, है ना, आर के लिए ऐसे जाना पड़ेगा। अगेन वी आर ट्रैवलिंग अपोजिट टू द रे ट्रैवलिंग डायरेक्शन, तो इस केस में हमारे पास आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज आल्सो नेगेटिव। ठीक है, एफ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डायग्राम में देख रहे हो कि ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कॉनकेव के बजाय कॉन्वेक्स होता, अगर कॉनकेव के बजाय सपोज हमारे पास कोई कॉन्वेक्स होता, कॉन्वेक्स की देखो ये एक सिचुएशन मैं यहां पे प्लॉट कर लेता हूं, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है,
मैंने यहां पे इसका प्रिंसिपल एक्सेस बना दिया। ठीक है, ये देखो, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सेस बना दिया। ऑब्जेक्ट सपोज मैंने यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सपोज मैंने ये रखा हुआ है। ठीक है, अब रे ट्रैवलिंग डायरेक्शन इज दिस। देखो, रे ट्रैवलिंग डायरेक्शन हमारे पास ये है, तो दिस डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, u इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द ऑब्जेक्ट पोजीशन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो, ये जो डिस्टेंस आएगी u आएगी, और u का साइन यहां पे क्या होगा, माइनस। ठीक है ना। इसके बाद आप यहां पे देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों इस तरफ होंगे। ठीक है, ये r की डायरेक्शन होगी, ये f होगा, तो r का साइन क्या होगा, प्लस, और f का भी साइन क्या होगा, प्लस। यहां तक समझ में आ गया ना, कि डिस्टेंस में हम लोग यहां पे जाएंगे मेजरमेंट के लिए पोल से, और रे ट्रैवलिंग डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, और यहां पे कॉनकेव के केस में r और f की वैल्यू नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के केस में r और f की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दिस इज ओके, यहां तक क्लियर है। अब कॉन्वेक्स कॉनकेव के केस में देखो, कॉनकेव के केस में वी डिवाइड द ऑब्जेक्ट पोजीशन इन 3 जोन। अब 3 जोन्स हमारे पास कौन कौन से जोन हो जाएंगे, मैं यहां पे अलग अलग दिखलाता हूं, इसमें देखना। एक तो जोन हो जाएगा इनफाइनाइट से लेके सी तक का। ठीक है, एक जोन हो जाएगा इनफाइनाइट से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का। ये हमारे पास फर्स्ट जोन हो गया। ठीक है, सेकंड जोन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी से एफ तक का। सेकंड जोन हमारे पास हो गया सी से एफ तक का, ये वाला जोन, इट इज द सेकंड जोन। और थर्ड जोन हमारे पास हो जाएगा एफ से पोल तक के बीच का, राइट। ये दिस विल बी द थर्ड जोन। लेकिन अगर हम लोग कॉन्वेक्स के बारे में देखें तो वी आर हैविंग द ओनली वन जोन। ठीक है, हम लोग कॉन्वेक्स में क्या कहेंगे, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन कॉनकेव के केस में देखें, कॉनकेव के केस में 3 जोन में अलग अलग अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज का टाइप भी डिफरेंट आएगा। यहां पे हम लोगों को देखें तो सिंपल एक सिचुएशन मिल रही है, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, राइट। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं। देखो, इमेज फॉर्मेशन के लिए यहां पे हम लोग चेक करें कि अगर एक लाइट की रे मिरर से इंटरेक्ट कर रही है, पैरेलल जा रही है, तो दिस विल पास थ्रू द फोकस, ये आएगी। सपोज इसको हम लोग रे फर्स्ट कह रहे हैं, रे 1 कह रहे हैं। यहां तक क्लियर है। एक रे तो हमारे पास ही आ गई, जो इन जनरल हम लोग यूज करते हैं इमेज फॉर्मेशन में। इसके बाद सेकेंड रे के लिए देखें, अगर फोकस से पास हो रही है तो अल्टीमेटली कैसी हो जाएगी, पैरेलल, ये पैरेलल। अगर हम लोग देखें तो यहां पे Q का इमेज यहां पे बन जाएगा। देखो, ये दोनों रेज Q से चल रही थी, और आफ्टर इंटरेक्शन विद द मिरर ये यहां पे मीट कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा। और Q डैश से अगर हम लोग यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेज ऑफ द PQ आ जाएगा। इसको हम लोग लिख देंगे Q डैश, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, P डैश हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग चाहें तो और भी रेज यहां से बना सकते हैं, और भी रेज होंगी, देखना यहीं पे आएंगी। ठीक है, हम लोग और भी रेज बनाते हैं, एटलीस्ट 2 रेज से भी हमारे पास काम चल जाता है। और रिमेनिंग रेज के बारे में देखें, थर्ड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वापस लौट आएगी, लेकिन यहीं से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद पोल से इंटरेक्ट कराए, तो जितने एंगल पे पोल से इंटरेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से, उतने एंगल पे लौट भी आएगी। दिस विल बी द इमेज। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। अब जरा नेचर ऑफ द इमेज के बारे में डिस्क्रिप्शन बतलाइए। इट इज रियल,
रियल क्यों है इसका रीजन बतला सकते हो यहां पे? rays are converging to a point after interaction with the optical element. Optical element here is the mirror. तो रेज इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, है ना? देखो जितनी भी रेज हैं आफ्टर इंटरेक्शन कैसी हो रही, कन्वर्ज टू ए पॉइंट, इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है इससे चलने के बाद, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? रियल। ठीक है, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। आप यहां पे देख सकते हो कि साइज ओब्वियसली कम होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट जोन में होगा तो इमेज कहां पे आएगा? सेकंड जोन में। ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट जोन में होगा तो इमेज यहां पे सेकंड जोन में आएगा। देखो फर्स्ट जोन सेकंड जोन में हम लोगों ने यहां पे डिफाइन किया था। ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट जोन में है तो इमेज यहां पे सेकंड जोन में आ रहा है। ठीक है ना? और आप यहां पे एक सिचुएशन और बतलाइए कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से चल रहा है, इसकी लिमिट देखते हैं कि इसका इमेज यहीं पे क्यों आएगा। अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहां पे होगा? एफ। और फाइनली अगर ये सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो कहां पे आएगा? सी पे। इसलिए बतलाओ लिमिट क्या हो जाएगी इमेज की? सेकंड जोन। सेकंड जोन क्या हो जाएगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का। टाइप क्या हो जाएगा? रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। राइट, यहां तक क्लियर है? इन्वर्टेड आएगा, रियल आएगा और डिमिनिश्ड आएगा। अब यहां पे एक चीज और बतलाना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज डिस्टेंस से इस कॉन्केव मिरर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, सपोज उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 दी गई है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी v1 दी गई है और इमेज की वेलोसिटी को हम लोग v2 से डिफाइन कर रहे हैं, तो v1 v2 में क्या रिलेशन होगा? v2 शुड बी ग्रेटर देन और लेस देन या इक्वल टू? इक्वल टू कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप ये देखना, जितने टाइम में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से सी तक आएगा उतने टाइम में इमेज फोकस से सी तक पहुंचेगा। तो देखो टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इमेज। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इमेज वेलोसिटी इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। तो अगर फर्स्ट जोन में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज सेकंड जोन में होगा और इमेज वेलोसिटी विल बी मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है ना? हम लोग आगे चल सकते हैं इस वाले पार्ट में। इसके बाद अब आप यहां पे सेकंड जोन को देखें। सपोज हम लोगों ने यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रखा हुआ है, तो देखो एक तो इमेज ये बन गया, अभी हम लोगों ने बनाया। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पे स्क्रीन रख देंगे तो ये स्क्रीन में हम लोग इमेज को प्लॉट कर पाएंगे क्योंकि ये कैसा है? रियल। अब इसको अगर मूव करा दो तो इमेज का साइज भी इंक्रीज होगा। कैसे हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि अगर ये इनफाइनाइट पे होता तो पॉइंट बनता और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता तो उसी साइज का बनता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ मूव कराएंगे तो इमेज साइज विल इंक्रीज और हर केस में इमेज वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इस केस में क्या होगा? अपोजिट टू ईच अदर। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी ये है, अब इसे इस जोन में ले आते हैं। देखो सेम साइज आ गया। इनफाइनाइट पे है तो ये टेंस टू इनफाइनाइट कर रहे हैं तो स्मॉल हो जाएगा और जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो साइज बढ़ता जा रहा है और इक्वल साइज। इस पॉइंट को क्रॉस करें, चेक करिए इमेज का नेचर क्या है इस जोन में? रियल है, इनलार्ज है और इन्वर्टेड है। ठीक है, रियल है, इनलार्ज है और इन्वर्टेड है। दिस इज ओके। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर सेकंड जोन में होगा तो नेचर क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री से देख सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से अगर देखें तो ये एंगल और ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस केस में अगर ये tan थीटा की वैल्यू आप यहां पे लिख लो, ठीक है, तो यहां पे ओब्वियसली ये साइज क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। अब इसको और मूव कराएं, फोकस में इनफाइनाइट आ गया।
ठीक है। इसके बाद आप थर्ड जोन में ऑब्जेक्ट रखिए, प्लॉट करने की कोशिश करें। थर्ड जोन का मतलब क्या हुआ कि पोल और फोकस के बीच का। अपनी कॉपी में प्लॉट करिए। एक लाइट की रे पैरेलल फोकस से पास होगी, दूसरी फोकस से पास करा रहे हैं, पैरेलल हो जाएगी, सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी। इन तीनों रेज को अगर आप आगे की तरफ एक्सटेंड करो, ये हमारे पास इमेज आएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज हियर? रियल या वर्चुअल? वर्चुअल, क्योंकि लाइट रे यहां पे कैसी हो गई, आफ्टर इंटरेक्शन डाइवर्ज हो गई। लाइट रेज आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द ऑप्टिकल सिस्टम, ये क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। अगर आप इसे फोकस से मूव करा रहे हो तो आप देख रहे हो कि इमेज का साइज यहाँ पे चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमेशा अपोजिट टू ईच अदर मूव करते हैं। ज्योमेट्री से आप कह सकते हो कि यहाँ पे अगर आप पास लेके जा रहे हो तो ये कैसा हो जाएगा, ठीक है, दूर लेके जा रहे हो तो यहाँ पे इनफाइनाइट की टेंडेंसी होगी जाने की। तो अगर आप इसे फोकस की तरफ लेके आओगे तो लार्ज होगा, अगर आप फोकस से दूर उठाओगे, अगर आप सेंटर पे रख दोगे तो वही उसका पॉइंट इमेज टाइप का बनेगा। मतलब क्या होगा, टेंडेंसी जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आओगे तो इमेज का साइज भी डिक्रीज होगा, लेकिन टाइप क्या हो जाएगा, वर्चुअल होगा, इनलार्ज होगा और अपराइट होगा। दिस इज ओके, ठीक है ना। तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग इस तरह से करते हैं। कॉन्वेक्स के लिए हर जगह आपके पास सेम केस आएगा। एक कॉन्वेक्स का प्लॉटिंग करके देख लो आप चाहो तो, ठीक है। इमेज ट्रेसिंग हम लोग किस तरह से करते हैं? इमेज ट्रेसिंग हम लोग करते हैं हमेशा एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कर देते हैं, फोकस से पास कराते हैं। दूसरी रे में हम लोग हमेशा याद रखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम। तो आप यहां पे कॉन्वेक्स का इमेज प्लॉटिंग करिए। लाइट रे इस डायरेक्शन से आ रही हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज आर सेम, बस केवल आप यहां पे कह सकते हो कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द मिरर। और इस केस में अगर आप डायग्राम प्लॉट करोगे तो देखोगे कि ऑलवेज डाइवर्ज करने की कंडीशन होगी। लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको हमें थोड़ा सा वेरीफाई करना होगा। ये लिखा हुआ है कि लाइट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डाइवर्ज, सो ओनली वर्चुअल इमेज इज विल बी फॉर्म। तो यहां पे हमें चेक करना पड़ेगा, ये कंडीशन इनफैक्ट रियल ऑब्जेक्ट के लिए लिखी हुई है। तो रियल ऑब्जेक्ट अगर कभी भी होगा तो उस केस में हमेशा वर्चुअल इमेज यहां पे फॉर्म होगा, ठीक है। प्लॉट करके चेक भी कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद कुछ पॉइंट्स और भी देखें इसमें, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्वियसली दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम द, से सपोज पैरेलल रेज हैं तो बिहाइंड द मिरर फ्रॉम द फोकस, और अगर दूसरी सिचुएशन है तब भी आपको बिहाइंड द मिरर से रिफ्लेक्ट होती अपीयर होंगी। प्लॉट किया देखो इस कंडीशन में, वन रे पैरेलल appear to come from the focus और second ray from the focus become parallel, और इन दोनों को अगर आप एक्सटेंड कर दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे जो है वहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लौट जाएगी। अब इस पॉइंट पे देखो ये इमेज बना, ठीक है। अगर आप इसे दूर हटाओगे तो फोकस की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज इस केस में कैसा है, अपोजिट टू ईच अदर मूव करते हैं। तो अगर आप इसको अवे फ्रॉम द मिरर ले जाओगे तो ये फोकस की तरफ जाएगा, ठीक है। फोकस की तरफ क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द इमेज विल बी स्मॉल। और इसका नेचर आप चेक कर सकते हो, क्योंकि डाइवर्ज हो रहे हैं रेज तो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। लेकिन साइज में क्या होगा, इसमें स्मॉल। रियल अगर है तो साइज में इमेज विल बी स्मॉल। दिस इज ओके, ठीक है। क्योंकि इस केस में आप देख रहे हो कि फोकस और पोल के बीच में इमेज बन रहा है रियल ऑब्जेक्ट का, तो साइज क्या हो जाएगा, साइज विल बी ऑलवेज लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन टाइप क्या हो जाएगा, इट इज वर्चुअल, अपराइट एंड साइज इज डिमिनिश्ड। ओके, यहां तक समझ में आ गया। मिरर फॉर्मूला हम लोग हमेशा ज्योमेट्री से कैलकुलेट करते हैं, और यहां पे हम लोग मिरर फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं जो लोअर क्लासेस में यूज किया जाता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला। और f को क्या लिखते हो, r/2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई r। तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई r। इट इज ऑल्सो 1/f, या कई जगह 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस ओके, ठीक है।
ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, दिस द मिरर फॉर्मूला। ओके, इसके बाद मैग्निफिकेशन को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, दूसरा होता है लैटरल मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन का इन जनरलाइज्ड वे में मतलब क्या होता है, इट इज द इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, लेकिन जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग यहां पे लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल दोनों तरह के केसेस देखेंगे। पहले मैं यहां पे लैटरल मैग्निफिकेशन की बात बतला दूं। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इमेज के बारे में। जैसे अभी हम लोगों ने ये कॉन्केव के केस में देखा था कि रियल इमेज जो आ रहा था वो कैसा था, इन्वर्टेड था। ठीक है, रियल इमेज हमारे पास इन्वर्टेड आ रहा था। ठीक है, इसके बाद अब मैग्निफिकेशन के बारे में देखें। जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साइज को यहां पे डिनोट करेंगे ओ से, और इमेज के साइज को आई से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्निफिकेशन हम लोग यहां पे डिफाइन करते हैं साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन आप यहां ध्यान से देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बतलाइए क्या होगी, इट इज यू। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, v। ठीक है ना, राइट, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे चेक करो, ये ट्रायंगल में टेन थीटा कितना हो जाएगा, o डिवाइडेड बाई यू। और ये नीचे वाले ट्रायंगल में टेन थीटा कितना हो जाएगा, i डिवाइडेड बाई v। तो वी कैन राइट हियर टेन थीटा इक्वल टू o divided by u, it is also I divided by v। ओके, अब यहां पे थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, तो I डिवाइडेड बाई o कितना आ जाएगा, दिस इज v डिवाइडेड बाई u। राइट, यहां तक क्लियर है। और अगर यहां पे हम लोग देखें, ऑब्जेक्ट का साइन क्या होगा, प्लस, इमेज का साइन क्या होगा, माइनस। इसलिए हम लोग यहां पे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में ये लिखेंगे m इक्वल टू माइनस आई डिवाइडेड बाई ओ, दिस इज आल्सो इक्वल टू v डिवाइडेड बाई u। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन। लेकिन किस टाइप का मैग्निफिकेशन है, इट इज द लैटरल मैग्निफिकेशन। दिस इज ओके, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, आप यहां से देख सकते हो कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम लोगों ने लिख दिया है टेन थीटा अपर ट्रायंगल और टेन थीटा लोअर ट्रायंगल का आई अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू, और साइन क्या लगा हुआ है, माइनस। राइट, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहां पे लॉन्गिट्यूडनल केस देखें, सपोज हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करें, तो सपोज मैंने मिरर ऐसे रखा हुआ है, ये मिरर है। ओके, सपोज ऑब्जेक्ट मैंने ये रखा हुआ है, फर्स्ट जोन में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज यहां पे लिख रहा हूं मैं C, यहां पे F, यहां पे O। ओके, तो इमेज के बारे में बतला सकते हो, इमेज कहां पे बनेगा, C और F के बीच में, और कैसा हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड। अगर हम लोग इसको ए बी लिख रहे हैं यहां पे, ए और बी, तो दिस विल बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डैश, और दिस इज ए डैश। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट साइज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अगर इस पोजीशन में रखा हुआ है तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट के दोनों पॉइंट को अलग अलग टारगेट करेंगे। ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट को अलग अलग टारगेट करेंगे, और ये जो हमारे पास पोजीशन होगी, यहां से यहां तक की पोजीशन होगी, इसको हम लोग लिखेंगे u1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी u2। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट साइज क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2, और इमेज साइज इसी तरह से क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2। साइन आपके पास अपने आप माइनस हो जाएगा।
तो उस केस में हम लोग यहां पे भी लिखेंगे मैग्निफिकेशन, स्मॉल m इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं इमेज साइज v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, जो भी साइन आ जाएगा हम लोग लिख देंगे। ओब्वियसली ये कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड होगा। दिस इज ओके, दिस विल बी लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्टेड, दिस इज ओके, यहां तक क्लियर है। तो अब मैग्निफिकेशन आपके पास आ गया, लेटरल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब यहां पे कुछ चीजें आपको अपने तरफ से सोच के एनालाइज करनी है। मैं यहां पे एक सिचुएशन दे रहा हूं अब, ठीक है। यहां तक डेफिनेशंस मैंने बतला दी, फॉर्मूले। अगर हम लोग देखें तो आपका थ्योरेटिकल सेक्शन जो मिरर में है वो इतना है, लेकिन अब इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो मैं यहां पे अब चलता हूं इसके की पॉइंट्स में। थ्योरेटिकल पॉइंट आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग इतना होता है इसमें, मिरर वाले पार्ट में। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक कॉनकेव मिरर है, ध्यान से आप इस वाले पार्ट को देखना। अब थ्योरेटिकल कंडीशन के एप्लीकेशन अब शुरू हो जाएंगे, उनको अब हमें बहुत ध्यान से करने होंगे। एक कॉनकेव मिरर है, मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, बट इट इज पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे रखा हुआ है। ए बी, एरो है बी में, ठीक है। इसका इमेज प्लॉट करिए, अप्रॉक्सीमेटली पोजीशन और टाइप कैसा दिखलाई देगा ये प्लॉट करना है, अपनी कॉपी में प्लॉट करिए। हाँ देखो, ज्यादातर केस में मैंने देखा कि गलत क्या कर रहे थे, वो इमेज तो सी और एफ के बीच में बना रहे थे, लेकिन आप इसे पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे थे। ये पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस होगी ही नहीं, ठीक है। अगर आप यहां चेक करो तो यहां पे कई लोग इस तरह से ड्रॉ कर रहे थे, पैरेलल नहीं हो सकती है। इसका इमेज इस तरह से आएगा, ठीक है। मैंने बताया था कि एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। रफ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग किस तरह से देखेंगे, आप एक्सट्रीम केस के बारे में सोचो, ठीक है। कभी भी आपको बहुत फास्ट डायग्राम को, इमेज डायग्राम को प्रोसेस करना है, तो आप पूरे कंप्लीट रे डायग्राम बनाने के बजाय एक्सट्रीम केस को आप ध्यान में रखिए। मान लो कि ए बी जो ऑब्जेक्ट है वो, उसका साइज शुरू होता सी से और एंड होता इनफाइनाइट पे। रीजन फर्स्ट है तो रीजन फर्स्ट की, या जोन फर्स्ट है तो जोन फर्स्ट की लिमिट क्या है, सी टू इनफाइनाइट। अगर सी से इनफाइनाइट के बीच में अगर होता तो बतलाइए कि जो ए पॉइंट अगर इनफाइनाइट होता उसका इमेज कहां पे आता है, ए डैश। और बी पॉइंट अगर सी पे होता तो इसका इमेज कहां पे आता है, बी डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज आपके पास इस लाइन में बनता है, क्योंकि आप अगर ये होता तो उतनी डिस्टेंस होती ना जितनी डिस्टेंस यहां पे बी की होती, तो ये लाइन जो बनती है। अब इस यहां पे आप इमेज कहीं पे भी बना दीजिए, तो देखो ये आप ये लाइन बना दीजिए, दिस द इमेज। यहां तक क्लियर है ना, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यही वाले पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहां पे हम लोगों को ध्यान रखना होता है। अब मैं सेकंड सिचुएशन आपको देता हूं, फिर ध्यान से सुनना। सेकंड सिचुएशन देता हूं आपको, यहां पे मैं एक सिचुएशन फिर से बतला देता हूं कि एनी पार्ट ऑफ द मिरर एक्ट एज ए कंप्लीट मिरर। किसी भी मिरर का एक छोटा सा भी पार्ट एक कंप्लीट मिरर की तरह से काम करता है। आपके पास प्लेन मिरर का एक छोटा सा भी पीस होगा, वो उसका नेचर सेम रहेगा प्लेन मिरर का ही। इसी तरह से आपके पास कॉन्वेक्स का या कॉनकेव का कोई भी एक छोटा सा भी पार्ट है, तो वो आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह से काम करेगा, कंप्लीट मिरर की तरह से काम करेगा, राइट। अब मैं जो सिचुएशन बतला रहा हूं उस सिचुएशन को आप अच्छे तरीके से सुनिएगा। आपके पास एक ये मिरर था और इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ओ, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। अब आपने क्या किया, यहां पे इस मिरर को कट कर दिया यहां से,
ये पार्ट फर्स्ट और ये पार्ट सेकंड। अब पार्ट सेकंड आपने रिमूव कर दिया और विदाउट रोटेटिंग द मिरर आपने इसको पार्ट फर्स्ट को इस मिरर की जगह रख दिया। मतलब अब पार्ट फर्स्ट आप यहां रख रहे हो, अब इसकी जगह आपने पार्ट फर्स्ट रख दिया, इतना सा, यह पार्ट फर्स्ट, और सेकंड पार्ट आपने हटा दिया। राइट, ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपने इस मिरर को दो पार्ट में कट किया, फर्स्ट पार्ट ऊपर की साइड में, सेकंड पार्ट नीचे की साइड में, बट यू हैव रिमूव द पार्ट सेकंड और विदाउट रोटेटिंग द मिरर पार्ट फर्स्ट आपने उसको जेंटली प्लेस कर दिया। कहां पे रख दिया? जहां पे ये मिरर रखा हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आपने डिस्टर्ब नहीं किया, ऑब्जेक्ट को आपने डिस्टर्ब नहीं किया। यहां तक समझ गए? ऑब्जेक्ट को कोई डिस्टर्ब नहीं किया आपने, इसको कट कर दिया और ऐसे रख दिया। ठीक है, ड्रॉ द पोजीशन ऑफ द इमेज, अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ द पोजीशन ऑफ द इमेज। ये मैंने ब्लू कलर जो बनाया हुआ है वो मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द मिरर को रखा हुआ है। मैंने की पॉइंट्स इसमें बतलाए थे कि एनी पार्ट ऑफ द मिरर एक्ट एज ए कंप्लीट मिरर। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होता है कि अगर कंप्लीट मिरर होता तो वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती, और साथ साथ ये भी बतलाया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑल आर द यूनिक पॉइंट एंड लाइन। पोल भी आपके पास यूनिक पॉइंट होता है, पोल भी एक मिरर का एक ही हो सकता है। चेक करिए, अगर आप यहां पे मिरर को कट करोगे, मैं यहां पे डायग्राम एक बनाता हूं, मुझे बतलाइए, मिरर आपने ऐसे कट किया, इनफैक्ट ये सामने से देखने में ऐसा दिखलाई दे रहा है, और आपने इसे कट किया हुआ है, तो इसका मतलब आपने इतना पार्ट ऊपर का केबल रखा हुआ है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने ऐसे कट किया हुआ है, इस तरह से कट किया हुआ है, तो ये जो ये पार्ट होगा इनफैक्ट ऐसा होगा, ये सर्कुलर नहीं होगा। ठीक है, ये जो आपने कट किया हुआ पार्ट है, आप सामने से देखोगे तो ये केवल इतना दिखलाई देगा, और इसका पोल यहीं पे रहेगा। हम लोग ये नहीं कहेंगे इसका पोल यहां पे आ जाएगा, पोल तो एपर्चर का सेंटर होता है, ये सर्किल नहीं होगा, एक कैसा होगा, एक सेक्टर की तरह से होगा। यहां तक क्लियर है? तो इसका मिरर की ये सिचुएशन आएगी जो आपने कट पार्ट रखा हुआ है। आपने अगर आप देखें तो इस तरह से यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर आप यहां देखें तो देखो ऑब्जेक्ट आपने कैसे रखा हुआ था, प्रीवियस अगर डायग्राम को देखो, ये रखा हुआ था। राइट, और अगर आपने ये रखा हुआ था तो ये इस डायग्राम को देखना, इसका नीचे वाला पार्ट जो आपने हटा दिया है, मैंने बतलाया कि एनी पार्ट ऑफ द मिरर एक्ट एज ए कंप्लीट मिरर। तो देखो इसका जो सेंटर होगा, इसका पोल जो होगा वो कहां पे होगा, पोल इसका यहां होगा। ठीक है, अब आपने नीचे की तरफ इसको शिफ्ट कर दिया था तो इसका पोल यहां पे पहुंच जाएगा। पोल इज ए यूनिक पॉइंट, ऐसा नहीं होगा कि पोल इसका यहीं पे बना रहे, पोल वही तो सर्कुलर है ही नहीं। अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा था, इट वॉज नॉट सर्कुलर। तो आप अगर यहां पे इसको शिफ्ट कर रहे हो, देखो इसको अगर आप शिफ्ट करके यहां रख रहे हो तो ये वाली लाइन आपने जहां पे ऑब्जेक्ट वाली लाइन थी वहां रख दी, तो आप इसकी टोटल पोल को शिफ्ट कर दोगे, इसकी टोटल प्रिंसिपल एक्सिस को शिफ्ट कर दोगे। यहां तक क्लियर है? इसके पोल को भी शिफ्ट कर दोगे और इसके टोटल प्रिंसिपल एक्सिस को भी आप शिफ्ट कर दोगे। मतलब क्या हुआ कि वर्चुअली ऐसा होगा कि ये मिरर अभी भी नीचे की तरफ रखा हुआ है, इस तरह से। ठीक है, ये मिरर अभी भी, इसका पोल देखो, ऊपर वाले पार्ट का पोल अभी भी कहां पे है, नीचे है। अगर नीचे है तो ये कंप्लीट मिरर की तरह से एक्ट कर रहा है, ये इसका पोल है, तो इसकी अब प्रिंसिपल एक्सिस कहां हो जाएगी, शिफ्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हो जाएगा,
और ये फर्स्ट जोन में है, तो इसका इमेज कहां पे आएगा? सेकंड जोन में आएगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका इमेज यहां पे आएगा। दिस पार्ट इज ओके कि अगर आप कट कर रहे हो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, पोल इज ए यूनिक पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस ए यूनिक लाइन। आप कट करने का मतलब कट लेंस या कट पार्ट का, लेंस को भी कट कर देते हो अगर बीच से तो वो सर्किल नहीं बनता है, आप देखते होगे कि वो एक सेक्टर की तरह से बन जाता है। तो ये पॉइंट्स हम लोगों को याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स में यही छोटी छोटी सी चीजें अगर हमने अच्छे से लर्न कर ली तो ऑप्टिक्स 100% सॉल्व होता है। ऑप्टिक्स में आपकी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, ठीक है, खुद की सेल्फ प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा होती है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? चलो अब मैं फिर एक की पॉइंट्स आपसे पूछता हूं। आपके पास एक कॉनकेव मिरर था, इस कॉनकेव मिरर को आपने रखा हुआ था और ऑब्जेक्ट फर्स्ट जोन में रखा हुआ था। ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट जोन फर्स्ट, ठीक है। मैंने यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है पोल के पास में, जो वाई एक्सिस के अलोंग आप देख सकते हो। फिर मैंने क्या किया, इस मिरर को स्लाइटली रोटेट कराया, स्लाइटली मतलब बहुत थोड़े से एंगल पे रोटेट कराया, तो ये वाली जो इसकी जो टेंजेंट है वो इनफैक्ट ये भी रोटेट हो जाएगी। अब मैंने अगर इसको अगर रोटेट करा दिया तो ये टेंजेंट ऐसे हो जाएगी और मिरर स्लाइटली टर्न हो जाएगा, राइट। यहां तक क्लियर है? ये समझ में आ गया? मैंने इस मिरर को क्लॉकवाइज सेंस में स्लाइटली रोटेट करा दिया, तो ये जो टेंजेंट थी अब कैसी हो जाएगी? इंक्लिनेशन में आ जाएगी। ओके, ऐसे कर दिया सपोज। प्लॉट द अप्रॉक्सीमेट पोजीशन ऑफ द इमेज। प्लॉट द अप्रॉक्सीमेट पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की अप्रॉक्सीमेट पोजीशन प्लॉट करिए। बताइए, प्लॉट कर लिया? देखो, प्रिंसिपल एक्सिस विल आल्सो रोटेट बाय एंगल थीटा। नाउ दिस ऑब्जेक्ट विल बी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये नई प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ट्रांसवर्स या लेटरल हो जाएगी। आप ओ से नई प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये एक तरह से लेटरल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। अब ये फर्स्ट जोन में है, तो इमेज कहां पे होगा? सेकंड जोन में। कैसा होगा? इन्वर्टेड होता है लेटरली। इसको नीचे की तरफ बनाया हुआ है तो उसमें ऊपर की तरफ बना देना होगा, ऐसे। दिस विल बी द अप्रॉक्सीमेट पोजीशन ऑफ द इमेज। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, आगे चल सकते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है ना? दिस इज ओके, ठीक है। अब मैं फिर एक सिचुएशन दे रहा हूं, इसी पे बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस। इसमें बहुत बेसिक पार्ट हम लोगों को सॉल्व करना होगा, और बेसिक पार्ट अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो ऑप्टिक्स ऐसी सिचुएशन देती है कि ऑप्टिक्स में क्वेश्चन गलत नहीं होता, लेकिन ऑप्टिक्स में प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है और छोटी छोटी सी बातों को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज ओवरलुक होती हैं बातें। एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए। ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस प्लॉट की हुई है डायग्राम में रेड कलर से। ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने प्लॉट की हुई है, मैं यहां पे 3 फिगर दिखला रहा हूं, ठीक है। रेड कलर की लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, O इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और I इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। क्वेश्चन है, डिटरमिन द लोकेशन एंड नेचर ऑफ द मिरर यूज्ड बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। मतलब ये फर्स्ट किस टाइप का मिरर और कहां पे होना चाहिए? देखो, आप एक चीज याद रखो तो आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। इमेज और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कट करती है। अगर ये वाली लाइन अच्छे से याद है तो आप तुरंत किसी भी मिरर के नेचर को आइडेंटिफाई कर लोगे। किसी भी टाइप के मिरर की पोजीशन हो, लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड आप सिचुएशन एनालाइज कर सकते हो। अगर आप देखो, फर्स्ट केस में लाइन ड्रॉ करिए,
आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो भी लेंस होगा, जो भी मिरर होगा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब देखो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पे अगर ज्यादा डिस्टेंस पे है तो इमेज ऐसा आ रहा है, किस नेचर का आ रहा है ये? कॉनकेव। क्योंकि देखो इसका सेंटर यहां पे होगा, मतलब ये ठीक है ना, ये हमारे पास कॉनकेव हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहां पे सेकंड के केस में एनालाइज कर दो, आप दोनों को ज्वाइन करिए। ठीक है, दोनों को आप ज्वाइन करिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ये। अब यहां पे देखो, ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स चेक कर लो। कॉनकेव कहां पे, मिरर की पोजीशन कहां पे होनी चाहिए? ठीक है, कुछ ऐसी पोजीशन पॉसिबल है। कॉन्वेक्स क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि यहां पे आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स बनाते तो सी इस तरफ होता, जबकि कॉन्वेक्स में भी ऐसी कंडीशन हो सकती थी। लेकिन अगर इस पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखोगे कि लाइन ज्वाइनिंग द ओ एंड आई ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, तो यहां पे इस टाइप का ही कंडीशन बननी चाहिए थी, ना कि आप इस टाइप की कंडीशन बनाते। यहां पे समझ में आ गया? इसी तरीके से आप यहां पे इस वाले पॉइंट को सोच सकते थे, सी वाले पार्ट को। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है ना? और लेंस के लिए भी ये वाली सिचुएशन बड़ी यूजफुल होती है। लेंस में भी ओ और आई को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, वो पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, हम लोग वहां पे भी देखेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो काफी यूजफुल होती हैं। यहां तक ठीक है ना? चलिए, अब यहां पे थोड़ी सी हम लोग साइन कन्वेंशन की भी प्रैक्टिस कर लें। पहले मैं एकदम सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं, साइन की प्रैक्टिस करनी है केवल। पहले एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम है ये, केवल फॉर्मूला है और उसका नेचर देखना है। और इसमें याद रखिएगा कि आपको जितने भी प्रॉब्लम ऑप्टिक्स में सॉल्व करने होते हैं उसमें डेसिमल में सॉल्व मत करिएगा, आप रेशो में सॉल्व करिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपसे गलतियां हो जाएंगी उसमें। ठीक है, और कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। जितने भी कैलकुलेशन है आप रेशो में लिखिएगा। केवल आपको देखा जाए तो दो कैलकुलेशन करने की जरूरत होगी, इस कैलकुलेशन को आपको करने की जरूरत नहीं, इस कैलकुलेशन को भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पोजीशन, और ये क्या है, फोकस पोजीशन। आपको इसके बारे में मालूम है, ये एक्सट्रीम केसेस हैं, ये डायरेक्ट आप कर सकते हो। आपको केवल 40 और 5 सेंटीमीटर में कैलकुलेट करने की जरूरत होगी, राइट? तो कभी भी ऑप्टिक्स में क्वेश्चन आ जाए तो पहले देख लो कि ऑब्जेक्ट पोजीशन है कहां पे, और उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन अपना शुरू करो, अदरवाइज कई कैलकुलेशन अननेसेसरी हो जाते हैं। फोकस विल बी 15 सेंटीमीटर, कॉन्केव है -15। ठीक है, -15, u इक्वल टू -40, v की वैल्यू आ जाएगी -24। -24 का मतलब क्या हुआ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, I अपान ओ इक्वल टू -v अपान यू। ओके, अब u और v की वैल्यू विद साइन रख दो, कितना आ जाएगा, -0.6, डिमिनिश्ड हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो इन्वर्टेड हो जाएगा। लेकिन v की वैल्यू माइनस है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, कैसा होगा, रियल होगा। ओके, यहां तक क्लियर है? इसके बाद सेकंड केस तो आपको मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, v की वैल्यू -30 आ जाएगी, इसमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि सेम साइज का होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल भी होगा। ओके, यहां तक ठीक है ना? दिस पार्ट इज ओके। इसके बाद अब यहां पे देखना, फोकस में रख दिया, इनफाइनाइट पे जाएगा, इनफाइनाइट पे जाएगा तो ओब्वियसली इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, राइट? इन्वर्टेड होगा इसका, और इन्वर्टेड होगा कैसा होगा, रियल होगा इसमें।
इसके बाद अब वैल्यू कितनी रख दीजिए 5, -5 हो जाएगा। f की वैल्यू अगेन -15 होगी। v की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो 15/2 आएगी, प्लस आएगी, मतलब बैक साइड आ जाएगा, रे ट्रैवलिंग की डायरेक्शन में, मतलब मिरर के बैक साइड में। तो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, बैक साइड में वर्चुअल हो जाएगा। और प्लस लगा हुआ है यहाँ पे, फॉर्मूला यूज कर ले मैग्निफिकेशन का, 1.5 प्लस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि कॉनकेव मिरर इन लार्ज इमेज दो केसेस में बना सकता है, वन इज द रियल, सेकंड इज द वर्चुअल, राइट। ये नेचर हमारे पास फाइनल आ जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोगों ने देखा था और फॉर्मूला एप्लीकेशन में, राइट।